गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संसाधन पुस्तक के चौथे अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। चौथा अध्याय कृषि। कृषि किसे कहते हैं? कृषि जैसे हम अपने खेतों में एक ही प्रकार के बहुत से पौधों को उगाते हैं तो उसको फसल कहा जाता है। इन फसलों को उगाना, खेतों में फसलों को उगाना कृषि कहलाता है। कृषि फसल उगाना एक बात है और इसके साथ साथ और भी कई चीज़ें जुड़ी हैं कृषि के साथ। फसल उगाना, फल, सब्जियां, फूलों को उगाना और पशुपालन इसमें शामिल है। जब हम पूरे विश्व की बात करते हैं तो विश्व में लगभग 50% लोग कृषि से संबंधित कार्यों में संलग्न हैं, इसमें जुड़े हुए हैं। और भारत में लगभग 70% लोग कृषि पर निर्भर हैं। कृषि को इंग्लिश में हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्दों एगर और ये एगर या एग्री, ये दो शब्द हैं जिनसे इस शब्द की उत्पत्ति हुई है। ये जो कृषि है ये एक प्राथमिक क्रिया है। प्राथमिक क्रिया किसे कहते हैं? जिसमें हम फसलों को उगाते हैं या फलों को उगाते हैं, फूलों को उगाते हैं, ये प्राथमिक क्रिया कहलाती है। जैसे प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन, यानी कि जैसे पृथ्वी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। भूमि, मृदा जो एक प्राकृतिक संसाधन है, इससे हमें फसलें प्राप्त होती हैं, फसलें उगाते हैं। इसी प्रकार से दूसरे भी कई संसाधन हैं जहाँ से हमें कुछ उत्पाद मिलते हैं। प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादों को प्राप्त करना ये प्राथमिक क्रिया कहलाती है। फिर इन उत्पादों को प्रोसेस के द्वारा, एक प्रक्रिया के द्वारा कुछ नई उत्पाद पैदा करना, ये द्वितीयक क्रियाओं में आता है। और ये जो प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाएं हैं, इन की जो हेल्प करने के लिए कुछ चीज़ें इनकी हेल्प करती हैं जिनको तृतीयक क्रियाएं कहा जाता है। ये तृतीयक क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र जो हैं, जो क्रियाएं जो हैं, इनको सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती हैं। इनमें तृतीयक क्रियाओं में क्या क्या आता है? यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन, ये तृतीयक क्रियाओं के उदाहरण हैं। अब हम एक उदाहरण के द्वारा इन तीन क्रियाओं को समझेंगे। जैसे हम खेतों में गेहूं का उत्पादन करते हैं। गेहूं की फसल जब आ जाती है तो उसे मंडी में बेचा जाता है, जहां से उसे कारखाने का मालिक या व्यापारी खरीद कर ले जाता है। फिर उससे प्रोसेस के द्वारा डबर रोटी, बिस्किट आदि बनाए जाते हैं। तो ये द्वितीयक क्रिया हुई जब इससे फैक्ट्री के अंदर ब्रेड, बिस्किट, डबर रोटी आदि बनाई गई। इस प्रकार हर एक उत्पाद जो हमें प्राकृतिक रूप से मिलता है उसको हम प्रोसेस के द्वारा अन्य उत्पाद तैयार कर लेते हैं। अब हम देखेंगे
कि कृषि के अंदर कृषि के लिए क्या क्या चीज़ें जो कारक हैं कृषि के लिए ज़रूरी हैं। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं अनुकूल स्थलाकृति कि जिस ज़मीन पर हम खेती कर रहे हैं, जिस स्थल पर हम खेती कर रहे हैं, उसकी आकृति कैसी है, वो अनुकूल होनी चाहिए। जैसे कि हम अगर पहाड़ों पर चले जाएं तो वहाँ पर खेती करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर छोटे छोटे खेत बनाए जाते हैं, पथरीली ज़मीन है। अगर इसके विपरीत यदि हम मैदानी भागों की बात करें तो वहाँ पर खेती करना आसान है। दूसरा, मृदा ये जो भूमि की ऊपरी भुरभुरी परत है जिसमें हम फसलें उगाते हैं, उसे मृदा कहा जाता है। अगर इसकी क्वालिटी अच्छी है, अगर उसमें उपजाऊपन अधिक है तो उस मृदा में फसलें अधिक होंगी, और जिसमें उपजाऊ शक्ति कम है तो उसमें फसलें भी कम होंगी। जलवायु, कृषि के लिए जलवायु भी उचित होनी चाहिए। यदि हम किसी क्षेत्र में धान की कृषि कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर वर्षा नहीं है, वहाँ पर शुष्क मौसम है, वहाँ की जलवायु शुष्क है, तो वहाँ पर वो फसल नहीं उगाई जा सकती। तो फसलें भी हम जलवायु के अनुसार ही उगा सकते हैं। हम अब आगे विश्व का मानचित्र देखेंगे। इस मानचित्र में देखकर हम देखेंगे कि खेती कृषि जो है किन किन क्षेत्रों में अधिक होती है, क्योंकि वहाँ पर उस खेती को करने के लिए उचित परिस्थितियाँ, अनुकूल परिस्थितियाँ होनी ज़रूरी हैं। अगर हम विश्व के नक्शे में अपने भारत की बात करें तो भारत में देखिए लगभग पूरे ही नक्शे के अंदर ग्रीन कलर दिखाया गया है। ये जो ग्रीन कलर जहाँ जहाँ दिखाई दे रहा है, ये कृषिगत भूमि है, यहाँ पर खेती होती है। और ये एशिया महाद्वीप है, उसमें इस इलाके में और यहाँ कुछ, और उसके बाद ये यूरोप में कृषि होती है। और अगर अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो यहाँ उत्तरी अमेरिका के इस इलाके में कृषि होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्व के पूरे भाग पर कृषि नहीं होती, क्योंकि इसके लिए जो अनुकूल परिस्थितियां हैं वो होनी ज़रूरी हैं। अब हम देखते हैं ये जो कृषि है इसके कई क्षेत्र हैं। जैसे सबसे पहले खेतों में जुताई करना और फसलों को उगाना और पशुपालन, ये एग्रीकल्चर कहलाता है। एग्रीकल्चर, एग्री प्लस कल्चर, एग्रीकल्चर। अगर हम रेशम के कीटों का उत्पादन व्यापारिक स्तर पर करते हैं तो वो सेरीकल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर, ये है सेरीकल्चर। इसी प्रकार से कई किसान अतिरिक्त आय के लिए, आमदनी के लिए तालाबों में मछली पालन करते हैं, मत्स्य पालन, तो वो पीसी कल्चर कहलाता है। पीसी कल्चर क्या कहलाएगा? पीसी कल्चर। और अंगूरों की खेती, कुछ लोग अंगूरों के बाग लगाते हैं, अंगूरों की खेती करते हैं, तो वीटी कल्चर कहलाता है। और फूलों को उगाना, फलों को उगाना और सब्जियां, ये सब हॉर्टिकल्चर में आता है। इस प्रकार से इसकी कई शाखाएं हैं कृषि की: एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। कृषि तंत्र जो है इसमें, इसके बारे में हम आगे एक चित्र के द्वारा समझेंगे। इसमें जो निवेश किया जाता है जिसको इनपुट बोला जाता है, इनपुट, निवेश, और उसके बाद प्रोसेस, प्रक्रम, इनपुट,
करने के बाद प्रक्रम प्रोसेस, और इस प्रोसेस के बाद निर्गत आउटपुट जो फसल उगती है उसको हम आउटपुट बोलते हैं। निवेश में क्या होता है, इसमें खेती में मशीनरी जिससे हम खेती करते हैं। खेती के लिए कुछ मशीनरी जैसे ट्रैक्टर, कंबाइन इत्यादि की जरूरत पड़ती है। निवेश में दूसरी चीज़ आती है बीज। जब हम फसलों को बोते हैं तो उसके लिए बीज चाहिए। बीज के बाद आते हैं रासायनिक खाद और दवाइयाँ इत्यादि। उसके बाद प्रक्रम के अंदर जुताई, बुआई, छिड़काव, सिंचाई इत्यादि ये इसमें आता है। उसके बाद इस प्रोसेस के बाद जब फसल पक जाती है, फसल तैयार होती है, तो आउटपुट के रूप में हमें ये फसल मिलती है। अब निवेश के अंदर, निवेश जो है, ये जो हम निवेश के बारे में पढ़ रहे हैं, ये भी दो तरह का है, एक मानवीय निवेश और एक भौतिक निवेश। मानवीय निवेश के अंदर भंडारण, श्रम, मशीनरी, रसायन ये आते हैं। और भौतिक निवेश में जो सूर्य का प्रकाश जो हमें प्राकृतिक रूप से मिलता है, टेम्परेचर, वर्षा, भूमि और भूमि की ढाल, ये चीज़ें भौतिक निवेश में आती हैं। कृषि के प्रकार आगे सुनाता है, कृषि कितने प्रकार की है। इसको हम कई तरीके से इसका हम क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले कृषि की जो प्रकार हैं, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि वो होती है जिसमें किसान अपने निर्वाह के लिए फसलों को उगाता है, जिससे उसके घर परिवार की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, उसको निर्वाह कृषि बोलते हैं। ये पुराने समय में जो किसान है अपने निर्वाह के लिए केवल फसलें उगाता था, इससे आदिम निर्वाह कृषि बोला जाता था। उसके बाद है गहन निर्वाह। किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से अधिक मेहनत करके फसल को उगाता था, और ये निर्वाह कृषि कहलाती थी, जिसमें अपने ही उपयोग के लिए फसलें तैयार की जाती थी। उसके बाद आती है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि जो है, इसका उत्पादन किसान फसल उत्पादन को बाजार में बेचने हेतु, विक्रय हेतु फसलों को उगाता है। इसमें अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि अधिक मात्रा में फसलों को उगाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से जो फसलें उगाई जाती हैं, गेहूं और मक्का। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। यह क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयरों के फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले, विरल आबादी यानी कि यहाँ पर आबादी कम है लेकिन कृषि की जो भूमि है वो अधिक है। मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि, इसमें जो है भूमि का उपयोग अनाज जो भोजन के लिए उगाए जाते हैं और चारे की फसलें जो पशुओं के लिए, पशुपालन के लिए लोग करते हैं, उसके लिए उगाई जाती हैं। रोपण कृषि। रोपण कृषि, रोपण कृषि में क्या है, चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की फसलें उगाई जाती हैं। इसमें बहुत अधिक मेहनत और पूंजी की आवश्यकता होती है, और इनके जो उत्पाद हैं उनको किसी निकट कोई कारखाना हो तो वहीं पर इनको उगाया जाता है।
ये उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती हैं, जैसे मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके प्रमुख उदाहरण हैं। चाय की खेती जहाँ होती है उसके पास ही प्रोसेस के लिए चाय की फैक्ट्री होती है, तभी वहाँ पर इसका फसलें एक वहाँ आसानी से पहुँचाई जाती हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। जो हैं फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए कच्चा माल की आपूर्ति भी करती हैं, जैसे जूट, कपास, रेशेदार फसलें, चाय और कहवा, ये पेय फसलें हैं। चावल, इसके बाद है चावल की खेती जो है ये प्रमुख खाद्य फसल है। ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। चावल के लिए जो तापमान है अधिक चाहिए, अधिक तापमान और अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। ये वहीं पर ही उगाई जा सकती है जहाँ पर अधिक वर्षा हो और तापमान अधिक हो। सबसे अधिक चावल का जो उत्पादन है वो चीन में होता है। चीन चावल का सबसे अग्रणी उत्पादक देश है। इसके बाद दूसरे नंबर पर भारत है, फिर जापान, श्रीलंका और मिस्र। गेहूँ के जब ये उगाई जाती है तब मध्यम तापमान और कम वर्षा की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब ये फसल तैयार होती है तब अधिक तेज़ धूप की आवश्यकता होती है। और सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी अमेरिका जो सबसे अधिक गेहूं उत्पादक देश है। उसके बाद कनाडा, अर्जेंटीना और रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत। यहाँ भारत में ये शीत ऋतु में उगाया जाता है। इसके बाद है मिलेट। मिलेट जो है मोटे अनाज को कहा जाता है। इसमें ऐसी फसलें आती हैं जैसे ज्वार, बाजरा आदि। इसमें कम वर्षा की जरूरत पड़ती है, उच्च से मध्यम तापमान की आवश्यकता होती है। मक्का, इसके लिए मध्यम तापमान, कम वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसमें मक्का जो है उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको में उगाया जाता है। कपास की कृषि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा की जरूरत पड़ती है। इसके लिए जो मिट्टी है वो काली जलोढ़ मृदा सर्वोत्तम है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, भारत, ब्राज़ील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक देश हैं। पटसन, इसको सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है। इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु, नमी वाली जलवायु की आवश्यकता होती है। ये फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक देश हैं। इसके बाद अगली फसल है कॉफ़ी। कॉफ़ी जो है ये गर्म एवं आर्द्र जलवायु में, और इसके लिए जो मिट्टी है वो दोमट मिट्टी की जरूरत होती है। पर्वतीय ढाल इसके लिए अधिक उपयुक्त होती है, क्योंकि अगर इसके पौधे की जड़ों में पानी खड़ा रहे तो ये पौधा गल जाता है, इसलिए पर्वतीय ढालों पर इसको उगाया जाता है। ब्राज़ील कॉफ़ी उत्पादन करने में सबसे आगे है और इसके पश्चात कोलंबिया और भारत का नंबर आता है। चाय बागानों में उगाए जाने वाला एक पेय फसल है। इसकी जो छोटी छोटी कोमल पत्तियां हैं उनको इकट्ठा कर लिया जाता है और उससे फिर चाय तैयार होती है।
इसके लिए श्रमिकों की अधिक ज़रूरत पड़ती है। ये चाय के बागान देख रहे हैं, इसमें एक एक पत्ती को पौधों से तोड़ा जाता है, फिर सुखाई जाती है पत्ती। इसके लिए अधिक मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है। कृषि का विकास। कृषि विकास का संबंध बढ़ती जो जनसंख्या है उसकी मांग को पूरा करते हैं। जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, इतने लोगों का पेट भरने के लिए और उनको भोजन उपलब्ध कराने के लिए हम कृषि में सुधार करते जा रहे हैं और फसल की जो पैदावार है उसको बढ़ा रहे हैं। इसके लिए क्या किया जा रहा है? सिंचाई सुविधाओं में सुधार किया जा रहा है और रासायनिक खाद अधिक प्रयोग किए जा रहे हैं। अच्छे उपज देने वाले बीजों का प्रयोग किया जाता है। मशीनीकरण किया गया है। आज हम हर काम मशीनों से कर रहे हैं और पहले जो है पूरे वर्ष में 1 या 2 फसलें ली जाती थी, आज 3-3, 4-4 फसलें भी ली जा रही हैं। अब हम अगर संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के एक गांव के फॉर्म की तुलना करते हैं, इसमें देखिए ये भारत के किसान हैं जो कि हल के द्वारा अपने खेतों को जोत रहा है। इसके पास बहुत कम ज़मीन है। जैसे कि इसमें उदाहरण लिया गया है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में आदिलाबाद एक छोटा सा गांव। इसमें मुन्ना लाल इस गांव का एक छोटा किसान है जिसके पास 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है। इसका आवास मुख्य गांव में है और वह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाज़ार से वर्षों के एकांतर, यानी कि हर वर्ष नहीं खरीदता, कभी कभी बीच बीच में से वो खरीद लेता है और फिर कई वर्षों तक जो फसल होती है उसी में से बीज रख लेता है। उसकी भूमि उपजाऊ है, वो 2 फसलें लेता है, गेहूं या चावल, और कभी कभी दाल भी उगाता है। किसान अपने मित्रों बुजुर्गों के साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता है। वह अपने खेत की जुताई के लिए ट्रैक्टर भाड़े पर लेता है और कई बार अपने मित्र से बैल उधार मांगकर और उससे भी जुताई कर लेता है। उसके पास 2 भैंसें हैं और कुछ मुर्गियां हैं और वो शहर में जो दूध भंडारण का केंद्र है वहाँ पर दूध डाल देता है। इस प्रकार से ये जो हम देख रहे हैं भारत के किसान के बारे में, उसके पास थोड़ी ज़मीन है, बैंक से कर्ज लेता है वो, और अच्छे बीज नहीं प्रयोग कर पाता और उसके पास भंडारण की सुविधा भी नहीं है। बाज़ार अनुकूल न होने पर भी उसे अपनी फसल को बेच देना पड़ता है। अब हम दूसरा उदाहरण लेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फार्म औसत भारतीय फार्म की तुलना में बहुत बड़ा होता है। कम से कम इस फार्म का आकार 250 हेक्टेयर का होता है। किसान सामान्यतः अपने खेतों में ही रहता है, फार्म में ही रहता है। वो मक्का, सोयाबीन, गेहूँ, चुकंदर आदि फसलें उगाता है। अब यहाँ पर एक किसान है हॉरन, जिसके पास 300 हेक्टेयर भूमि है। अब उसके बारे में हम इसमें चर्चा करते हैं। वो अपने खेतों में मक्का तभी उगाता है जब उस अस्वस्थ हो जाता है कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे। वो इसके लिए क्या करता है, वो अपने नज़दीकी केंद्र में जाकर अपनी भूमि की, अपनी मिट्टी की जांच करवाता है और उसके बाद ही वो फसल को बोता है। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले जो कीड़े मकोड़े हैं उन पर नियंत्रण के लिए वो पर्याप्त उपाय करता है। इसके लिए वो अपने खेतों में दवाई का छिड़काव करने के लिए हवाई जहाज़ का प्रयोग कर रहा है।
हवाई जहाज़ के द्वारा ये दवाई का छिड़काव किया जा रहा है। लेकिन आपने देखा होगा भारत के अंदर हम देखते हैं किसान को अपनी पीठ पर एक पंप लगाकर और हाथ से उसको चलाते हुए स्प्रे करता है। और उसके पास हॉरेन के पास जो है एक कंप्यूटर है जो उपग्रह से जुड़ा हुआ है, जिससे उसके अपने सारे खेतों की उसको तस्वीर नज़र आती है और कंप्यूटर के द्वारा ही उसको मदद मिलती है इसके बारे में कि दवाई वगैरह कब छिड़कनी है और क्या उसकी फसल में कोई दिक्कत आ रही है। उसके पास हार्वेस्टर, थ्रेशर इत्यादि कई मशीनें हैं जिनसे वो खेती करता है। ये चित्र द्वारा दिखाया गया है। वो फसल बोने और फसल काटने का कार्य मशीनों के द्वारा करता है। उसके खेत में ही ये सामने हमें नज़र आ रहे हैं, ये गोदाम है। अगर बाज़ार में कीमत अनुकूल नहीं होती तो वो अपने फसल को बाज़ार में नहीं ले जाता और उसको अपने इन स्टोर्स में ही स्टोर भंडारण करके उसका रख देता है और जब बाज़ार में कीमत मिलती है, अच्छी कीमत मिलने लगती है, तब वो उसको बेच देता है। तो वहाँ का किसान एक व्यापारी की तरह, एक व्यवसायी की तरह, उद्योगपति की तरह काम करता है, ना कि एक खेतीहर किसान की तरह। इस प्रकार से हमने आज इस पाठ के अंदर पढ़ा तो किस प्रकार से हम खेती के बारे में, कृषि के बारे में जाना हमने और इसमें कितने प्रकार की कृषि हम देख सकते हैं इसके प्रकार हैं और इसका वर्गीकरण देखा और उसके बाद अंत में हमने देखा कि एक भारत के किसान और अमेरिका के किसान की तुलना की। इस प्रकार आप इस पाठ के जो पुस्तक है अपने हमारे संसाधन जो पुस्तक है उसकी पुस्तक में से इस पाठ की रीडिंग करेंगे। धन्यवाद।